Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is our second lecture of Information Systems and Data Processing. अगर आपका पिछले लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मुझे इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज हमने जो चीज़ पढ़नी है दैट इज़ व्हाट इज़ एमआईएस. ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसको पढ़ा है. एमआईएस स्पोर्ट मैनेजमेंट विद इंफॉर्मेशन फॉर ऑपरेशंस. जब आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके अंदर एमआईएस सपोर्ट करता है. फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है. देन उसके बाद डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज़ किया जाता है. अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बना के दिया है और वो किसी बोर्ड के अंदर यूज़ किया जा रहा है, एजुकेशनल बोर्ड के अंदर, तो उस बोर्ड के अंदर उन्हें उस एमआईएस से पता चला है कि इस साल ज़्यादा स्टूडेंट के मैथ के अंदर मार्क्स कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं मैथ के अंदर. तो ये एमआईएस सिस्टम हमें ये बता सकता है. एमआईएस आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्टॉल हो सकता है. एमआईएस किसी बड़े ऑफिस के अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है. और एमआईएस आप जैसे हमारे पास मेट्रो है इसके अंदर अगर इंस्टॉल हो तो हमें ये साथ साथ पता चल सकता है कि हमारे कितना स्टॉक है और कितना स्टॉक हमारे पास रहता है. नॉर्मली अगर हम इसकी बात करें तो एमआईएस जो है वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड होता है कि डे टू डे जो एक्टिविटीज़ आपके ऑफिस के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं वो हम थ्रू एमआईएस करते हैं. ये चीज़ हमारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है कि द फाउंडेशन ऑफ एमआईएस इज़ डेटाबेसेस. डेटाबेसेस एमआईएस के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आपके जितना भी डाटा प्रोसेस हो रहा होता है वो सारा किसी न किसी डेटाबेस के अंदर जा रहा होता है. तो डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होना, जैसा कि आपने दो सब्जेक्ट पढ़े होंगे, एक डेटाबेस और सेकंड दूसरा आपने एडवांस डेटाबेस. शायद कुछ स्टूडेंट ने एक तीसरा सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी पढ़ा हो. तो डेटाबेस भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा है और इसको ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ही आता है. टुडे द एमआईएस इज़ अ कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग सिस्टम. कंप्यूटर के साथ हम प्रोसेसिंग करते हैं. एमआईएस डिफरेंट फ्रॉम अदर आईएस बिकॉज एमआईएस इज़ यूज्ड टू एनालाइज इंफॉर्मेशन. MIS also facilitates strategic and operational activities. स्ट्रेटेजिक आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड की है उसने जब कोई स्ट्रेटेजी बनानी है तो वो आपका बनाया हुआ जो सॉफ्टवेयर होगा उससे वो सारी चीज़ें अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे. वो स्ट्रेटेजी उनके बिजनेस के बारे में हो सकती है, वो स्ट्रेटेजी उनके प्रॉफिट के बारे में हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आएंगी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर. प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ एमआईएस. जो प्राइमरी का मतलब है कि जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बगैर एमआईएस कंप्लीट नहीं हो सकता, वो सबसे पहले आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर जो हार्डवेयर यूज़ होता है दैट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ एमआईएस. उसके बाद सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर आल्सो ये आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. उसके बाद जो हमारे सब्जेक्ट का भी हिस्सा है कि हमने देखना है कि डाटा इंफॉर्मेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर या डाटा का फ़्लो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कैसे फ़्लो करता है. प्रोसीजर्स डिज़ाइन कैसे करते हैं, डेवलपमेंट कैसे होती है और डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है. आपको इसके इन्फॉर्मेशन होगी कि डिज़ाइन कैसे करते हैं हम सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट कैसे करते हैं, आप किसी एक लैंग्वेज के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं. और उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन कि आप जो कोडिंग कर रहे होते हैं उसको साथ साथ आप लिखते भी जाते हैं तो वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होगा.
पांचवी जो प्राइमरी कंपोनेंट है MIS का, वो है इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है। तो रॉ फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग इवेंट्स, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी एक्टिविटी या इवेंट, जैसे चेक काटना हो गया, ट्रांजैक्शन करना हो गया, किसी स्टूडेंट का आपने एडमिशन करना है, वो चीज़ हो गई। आप किसी जगह के ऊपर कोई बुक लाइब्रेरी में बैठे हैं तो आप बुक इशू कर रहे होते हैं, आपने किसी को लीव देनी है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स और डेटाबेसेस। क्योंकि सारी चीज़ें डाटा से रिलेटेड हैं, तो दैट मीन्स के डाटा को हमें ज़्यादा वेटेज देनी पड़ेगी इसके अंदर। क्योंकि सारा काम हम कर ही इसीलिए रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो चल रहे होते हैं, वो एक्चुअली उनके अंदर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी तो है नहीं। जो चीज़ उनके अंदर चल रही होती है वो डाटा होता है। तो डाटा किसी फॉर्मेट के अंदर होगा। डेटाबेसेस ईज अंडरस्टैंडिंग एंड यूज। डेटाबेस का काम ही यही है कि डाटा और बेस के ऐसा ऐसी जगह जहाँ पे हम डाटा को रख सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, उसको डेटाबेस कहते हैं। ये हमारी जो डाटा को समझने की जो सलाहियत है उसको एनहांस करता है। जैसे आपने किसी स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है तो आप उसको वैसे भी किसी पेज के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। बट अगर आपने उसको स्टोर करना है प्रॉपर, तो फिर आप उसका टेबल बनाएंगे, सब्जेक्ट के नाम बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लिखेंगे। तो जब भी आप डेटाबेसेस को यूज़ करेंगे तो आपकी जो डाटा का अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी। MIS इज फाउंडेड ऑन डेटाबेसेस। तो दैट मीन्स के डेटाबेसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है MIS से। क्योंकि MIS जो है वो डेटाबेसेस के बगैर नहीं चल सकता। आप किसी भी कंपनी के जो सॉफ्टवेयर है उसके बैकएंड के ऊपर डेटाबेस को निकाल दें तो वो कंपनी काम नहीं कर पाएगी। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि एवोल्यूशन ऑफ MIS, पहले MIS कैसे था, फिर उसके बाद कैसे हुआ। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। आप सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देखते जाएं, और अगर आपने हेड फ्री लगाए हैं तो मेरी आवाज़ सुनते जाएं। और तो इंशाल्लाह ये आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। तो MIS treated data and reported at regular interval। रेगुलर इंटरवल का मतलब है कि कुछ थोड़े अरसे के बाद ये रिपोर्ट करता रहता है। लेटर डाटा वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन। पहले डाटा और इंफॉर्मेशन दोनों चीज़ें सेम काउंट की जाती थी, लेकिन विद द MIS हमें ये पता चला है कि डाटा और चीज़ है और इंफॉर्मेशन और चीज़ है। डाटा बीइंग अ रॉ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन इज द finished product। MIS had to present information in formats। जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम जो सॉफ्टवेयर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, उसकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो आपकी फॉर्मेट्स के अंदर होगी। यहाँ पे ये चीज़ आप नोट करें, द कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शन रिपोर्टिंग मेक्स MIS मोर इम्पैक्टफुल। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने ऊप के अंदर पढ़ी होगी कि जब ऐसी कोई चीज़ जो आपने कोडिंग की है या जो आपका मेन स्ट्रीम जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जब उससे हट के कोई चीज़ आती है तो उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। तो ये MIS जब कोई इस तरह की चीज़, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है या कोई प्रॉब्लम फॉर सपोज मेमोरी फुल होने वाली है, या कुछ और ट्रांजैक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये रिपोर्ट करता है। और यही इसकी सबसे अच्छी बात है। डाटा इज रेंडर्ड accessible टू अथराइज पार्टीज।
डाटा सिर्फ उन लोगों के को ऑथराइज होता है, उन लोगों को असेस कर सकते हैं जो ऑथराइज लोग होते हैं, बट प्रोसेस्ड फर्दर टू सूट द नीड्स ऑफ डिफरेंट यूज़र। डिफरेंट जो बाकी लोग यूज़र्स होंगे उनको भी ये फर्दर प्रोसेसिंग हो सकती है। डाटा इज़ वन बट व्यूड इन डिफरेंट वेज। डाटा एक चीज़ है, बट जब हम एमआईएस में इसको लेके आते हैं तो हम उसको डिफरेंट वेज में देख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास किसी स्टूडेंट का डाटा है, या उसकी जो एकेडमिक्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो उस एकेडमिक्स के अंदर आप एक एक सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, आप सारे सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं कि ऑन एवरेज इसके कितने मार्क्स हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितने कितने परसेंट हैं। आप ओवरऑल उसका सीजीपीए देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डाटा आपके पास एक ही है, बट बाकी सारे चीज़ें जो हैं आप उसको डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं। तो डाटा इज़ वन बट व्यूड इन डिफरेंट वेज। यहाँ पे एक चीज़ हमारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दी एंड यूज़र कंप्यूटिंग। एंड यूज़र कंप्यूटिंग क्या है? एंड यूज़र्स वर्क विद मल्टीपल डेटाबेसेस। आप जब गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आप डिफरेंट डेटाबेसेस के ऊपर आप जा रहे होते हैं। लाइक आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल की वीडियोस के डेटाबेस में जा रहे हैं। आप इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो गूगल की इमेजेस को आप असेस कर रहे हैं। और अगर आप वेब को कर रहे हैं तो फिर दैट मीन्स आप जो गूगल के अंदर जो वेब हैं उनको आप असेस कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि जो एंड यूज़र है जिसने इस डेटाबेस को यूज़ करना है वो मल्टीपल डेटाबेसेस को असेस कर रहा होता है। दिस डिसेंट्रलाइज द एमआईएस। लाइक अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो बैंक में यूज़ हो रहा है, तो बैंक का जो कैशियर है वो डिफरेंट टाइम के अंदर हो सकता है हर कस्टमर के लिए डिफरेंट वेबसाइट डेटाबेस के ऊपर जा रहा हो। सम टाइम वो एचबीएल के डेटाबेस को के अंदर डाटा एंट्री कर रहा होता है। सम टाइम वो मिज़ान बैंक को उसके अकाउंट के अंदर डाटा पुट कर रहा होता है। सम टाइम वो अल हबीब के अंदर काम कर रहा होता है। तो इसकी वजह से ये जो इसकी डायनामिक्स हैं उनकी वजह से एमआईएस डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। एंड यूजर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। एंड यूजर जो जिसको आप सॉफ्टवेयर बना के देते हैं वो कंप्यूटर का प्रोफेशनल होना ज़रूरी नहीं है। दुनिया में कितने लोग हैं जो कंप्यूटर के स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन वो कंप्यूटर चला रहे हैं। तो ये एमआईएस की वजह से ये है कि आप उसको नॉन प्रोफेशनल लोगों को भी, कंप्यूटर प्रोफेशनल लोगों को भी, नॉन कंप्यूटर प्रोफेशनल लोगों को भी आपने कंप्यूटर दिया है और वो उसको यूज़ कर रहे हैं। दुनिया में कितने परसेंट लोग हैं जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं? अब बेशक वो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, ये चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन हमने उनको एक ऐसा एमआईएस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जो वो यूज़ कर रहे हैं। देन द एमआईएस बिकम अ डिसीजन मेकिंग सिस्टम। और जब ये इस एनवायरनमेंट के अंदर ये काम करता है तो फिर एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम के तौर पे ये काम कर रहा होता है। डिसीजन मेकिंग सिस्टम का मतलब है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो आपका जो उसको यूज़ कर रहा है उसको डिसीजन करने के अंदर हेल्प आउट करे, तो वो एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम हो जाएगा। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एमआईएस, ज़्यादा एडवांस चीज़ें जो हैं इसके अंदर होंगी। हैंडल्स द डेटाबेसेस, ये प्रॉपर्टी तो हमारे पुराने एमआईएस के अंदर भी थी और इसके अंदर भी है। प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ टू द एंड यूज़र। कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़, आप अगर आपके पास वर्ड की फाइल कंप्यूटर के ऊपर ओपन नहीं हो रही तो आप ऑनलाइन भी उसको ओपन कर सकते हैं। गिव डिसीजन मेकिंग टूल्स टू द यूज़र। हमने ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना लिए हैं जो आपके यूज़र्स को डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प आउट करते हैं।
एंड कनेक्ट्स फर्म्स टू ऑर्गेनाइजेशंस। जो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं उनको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट करते हैं। MIS कंसर्न विद हाउ टू यूज़ इंफॉर्मेशन। MIS का एक ही काम है कि इंफॉर्मेशन को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज़ MI और S। लेक्चर क्योंकि हमारा 25 to 30 मिनट्स का होता है, तो स्टूडेंट आपके पास ये अगर रिकॉर्डेड लेक्चर में पहुंचा है, फॉर्म में पहुंचा है, तो आप इसको 1 मिनट के लिए 1.5 मिनट के लिए स्टॉप करके तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। आप चाहें तो मुझे रिवर्स भी कर सकते हैं। आप ये जितना मैंने अभी तक बोला है, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे रिवर्स भी कर सकते हैं। आपके पास फॉरवर्ड की ऑप्शन भी मौजूद है। तो आप इस लेक्चर को सुनते हुए बड़ा रिलैक्स फील करें। हम बड़े इजी मोड के अंदर इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। होप सो आप मेरी बातें जो हैं उनको पिक कर रहे होंगे। तो अगर आप लोगों ने रिलैक्स कर लिया है तो हम अपने लेक्चर को आगे चलाते हैं। रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि आप म्यूट करके या स्टॉप करके या पास करके चले जाएं और बाद में फिर आपको याद ही ना रहे कि मैं लेक्चर सुन रहा था। रिलैक्स होने का मतलब ये है कि एक 30 सेकंड के लिए आप स्टॉप कर लें, या मेरे जो वॉल्यूम जो आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा कम कर लें, रिलैक्स हो लें अपने कानों को। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ MES को हम देखते हैं। इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड थ्रू डाटा एनालिसिस। डाटा के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। डाटा एनालिस रिलाइज ऑन मैनी एकेडमिक डिसिप्लिन्स। जो डाटा एनालाइज कर रहा होता है वो डिफरेंट डिसिप्लिन से हो सकता है। वो डिसिप्लिन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बात की है कि ज़रूरी नहीं कि जो आपके सिस्टम को बंदा यूज़ कर रहा हो वो कोई एक्सपर्ट हो कंप्यूटर का। वो बंदा मैनेजमेंट का भी हो सकता है, साइकोलॉजी का भी हो सकता है, ह्यूमन बिहेवियर का हो सकता है, और इंजीनियरिंग का हो सकता है। इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो सकती है। तो डेटाबेसेस को यूज़ करने वाले ये सारे लोग हो सकते हैं। तो आपने जब सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो ऐसी हो कि ये सारे लोग उसको यूज़ कर सकें। एंड्रॉयड क्यों दुनिया में फैल गया है? क्योंकि ईजी टू यूज़ है। थस मेकिंग MIS मोर इफेक्टिव एंड यूज़फुल। हम इसको इस MIS की जो हम एक्चुअली हमारा टॉपिक IS है, मैनेजमेंट का वर्ड बीच में यूज़ हुआ है तो हम उसको मतलब इन सारी चीज़ों को हमने मैनेज करना है। तो ये इसको इफेक्टिव बनाता है और इसको यूज़फुल बनाता है। MIS इज फाउंडेड ऑन दिस सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी एक पेश की गई थी, उसके ऊपर MIS को वहाँ से यह अखज़ किया गया। ऑफर सॉल्यूशन इनपुट आउटपुट फ्लो चैलेंजेस। आपकी जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट जा रही है और जो आउटपुट आ रही है और उनके दरमियान में जो चैलेंजेस आ रहे हैं डाटा के फ्लो के अंदर, ये MIS उसको हैंडल करता है। यूजिंग थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की डिफरेंट थ्योरीज को हम यूज़ करते हैं। आपने लैन वैन मैन और उसके बाद सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी नेटवर्किंग के सब्जेक्ट के अंदर। मैं आसान वर्ड में इसलिए समझा रहा हूँ आपको ताकि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो आपको मेरी बातें समझ आ सकें। एन इनपुट प्रोसेस आउटपुट सिस्टम्स विदाउट नॉइज। इनपुट हो सके, प्रोसेस हो सकता है, आउटपुट सिस्टम विदाउट नॉइज। नॉइज का मतलब है बगैर किसी प्रॉब्लम के इनपुट होनी चाहिए, प्रोसेसिंग होनी चाहिए और आउटपुट होनी चाहिए। ensures flow of information from a source to the destination। source ensure करे flow of information from a source to the destination। सोर्स का मतलब है जहाँ से डाटा निकल रहा है, और डेस्टिनेशन का मतलब है कि जहाँ पे उस डाटा ने पहुँचना है। तो ये MIS इंश्योर करता है।
ब्लेंड ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड आईटी सिस्टम, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो एक आईएस का सिस्टम बनता है जिसको हम नाम देते हैं एमआईएस। एमआईएस ग्रोथ एग्रीज विद ग्रोथ ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे कंप्यूटर ने ग्रोथ की है, वैसे वैसे जो एमआईएस है उसने भी ग्रो किया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आने से और मिनी कंप्यूटर्स के आने से इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंदर काफ़ी ग्रोथ हुई है। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर आए हैं तो डाटा जो है वो लोगों के जो क्लाइंट के जो कंप्यूटर्स हैं वहाँ तक पहुँचना शुरू हुआ है। उसके बाद क्लाइंट सर्वर के नेटवर्क, ये जो हमारे पास नेटवर्किंग का कंसेप्ट है, जो हमारा 1999 के अंदर और 2000 के अंदर कंसेप्ट आया है, उसके बाद भी एमआईएस ने ज़्यादा ग्रो किया है। एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स जो आप ऑनलाइन कंप्यूटर्स, जैसे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो गूगल के ऊपर आपने चीज़ें अपनी सेव रखी हुई हैं, तो दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। पहला जो इसके अंदर फेज़ आया था दैट इज़ मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटिंग। मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स के अंदर इसमें रूल्ड बाय आईबीएम एंड देयर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर वर क्वाइट लार्ज, रिक्वायर्ड टीम्स टू रन देम। ये हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एमआईएस के अंदर जो फेज़ टू था, उसके अंदर पर्सनल कंप्यूटर्स जो हमारे पास 1965 के बाद आना शुरू हुई है। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जिसको फोर्थ जनरेशन कहते हैं, मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स को उसने रिप्लेस किया। The accelerated the decentralizing computing power, uh, डिसेंट्रलाइजिंग कंप्यूटर पावर। कंप्यूटर पहले किसी ख़ास एक प्लेस के ऊपर काम करता था, लेकिन इस जो पर्सनल कंप्यूटर के आने के बाद ये डिसेंट्रलाइज होना शुरू हो गया क्योंकि लोगों ने घरों के अंदर भी यूज़ करना शुरू कर दिया था। लार्ज डाटा सेंटर्स वर रिप्लेस्ड विद स्मॉलर ऑफिसेस। बहुत बड़े बड़े सेंटर थे पुराने, पहले जब डाटा हम स्टोर करते थे तो छोटे छोटे ऑफिसेस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गया। बाय लेट 1970s पीसी मेक कंप्यूटिंग चीपर। 1970 से पहले तो ये किसी जो पर्सन है उसकी असेस में नहीं था, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ करती थी। लोअर कॉस्ट कंप्यूटर बिकम मास मार्केट कमोडिटीज़। और उसके बाद मोर इंडिविजुअल्स वर कंप्यूटिंग विद पर्सनल कंप्यूटर्स। फेज़ थ्री की अगर हम बात करते हैं एमआईएस की, तो उसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर वर लिंक टू सर्वर्स। जैसे कि ये इंटरनेट का दौर आ गया। सर्वर्स शेयर इंफॉर्मेशन वाया कॉमन नेटवर्क एक्सेस के, जिसको हम एक सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसके साथ सारे बाकी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो सर्वर का कंसेप्ट आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद डाटा सेट्स बिकम accessible टू मैनी साइमल्टेनियसली। एक तरह का डाटा काफ़ी सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। विद अब आजकल भी ये है विद दिस क्लाइंट सर्वर फेज। तो फेज़ फोर के अंदर एंटरप्राइज कंप्यूटिंग आ गया था। अब एंटरप्राइज कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? तो ये डियर स्टूडेंट, दिस इज़ हाई स्पीड नेटवर्क्स बिकम पॉपुलर। आजकल आप देखते हैं कि 3G 4G और 5G के साथ ही सारे लोग काम कर रहे हैं। फर्म्स could integrate all aspects of the activities। आज जितने भी हमारे सोशल मीडिया है वो सारा इसी फास्ट स्पीड इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है।
तो MIS linking all aspects of firms activities was created। जितनी भी एक्टिविटीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही थी वो सारी आजकल MIS के थ्रू हो रही हैं। और उसके बाद यूजिंग कंप्यूटर्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ फॉर ऑल पर्सन्स। आजकल आप देखते हैं कि कोई किसी किस्म की भी डिग्री है तो उस डिग्री के अंदर एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का ज़रूर है। तो दैट मीन्स कि कंप्यूटर साइंस की इंफॉर्मेशन या कंप्यूटर साइंस की जो नॉलेज है वो आजकल हर बंदे के लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो पांचवा फेज़ है उसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। दिस इज़ द लेटेस्ट एम्प्लॉयज़ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा जो लेक्चर है ये मैंने पहले रिकॉर्ड किया है। फिर ये किसी ऑनलाइन किसी ईमेल के ऊपर गया होगा। तो फाइनली ये मेरा लेक्चर आप तक पहुंचा है। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। एप्लीकेशंस एंड डाटा स्टोरेज आर डिलीवर्ड टू यूज़र्स। आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके फेसबुक जैसे है तो आप उसकी डाटा की स्टोरेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद गूगल है, जीमेल आईडी अगर आपकी है तो उसके अंदर आप 15 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। दिस इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लोकेशन एंड हार्डवेयर। आप किसी भी कंप्यूटर किसी मोबाइल के ऊपर अपना जीमेल अकाउंट जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं ज़रूरत, इसके अंदर लोकेशन मैटर नहीं करती और इसके अंदर हार्डवेयर मैटर नहीं करता। हाई स्पीड सेल फोन्स एंड वाईफाई नेटवर्क्स आर आल्सो डिलीवर्ड। सेल फोन्स आपके मोबाइल के अंदर पहले 4G था, अभी पहले 3G था, उसके बाद अभी 4G चल रहा है और वाईफाई के नेटवर्क्स डिफरेंट तरह के काम कर रहे हैं। मैनेजर्स यूज द MIS रिमोटली वाया एनी नेटवर्क्ड कंप्यूटर डिवाइस। मैनेजर्स जो हैं वो MIS को किसी भी जगह के ऊपर बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद दिस हैज़ इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मल्टीपल जॉब्स। ये जो आखिरी लाइन है ये इसने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है और ये इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे कंप्यूटर के आने की वजह से काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स ख़त्म हुई हैं। तो ये दरमियान में एक फ़ेज़ था जिसके अंदर मैं अगर कहूँ कि 1990 से लेकर 2000 तक एक ऐसा फ़ेज़ था जहाँ पे कंप्यूटर ने जब ह्यूमन को रिप्लेस किया है तो ह्यूमन की अनएम्प्लॉयमेंट का काफ़ी प्रॉब्लम आया था। बट आजकल आप देखते हैं कि कितने लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं, कितने लोग फेसबुक से कमा रहे हैं, कितने लोग व्हाट्सएप से कमा रहे हैं। अगर मैं आपको रिसेंटली अभी कोई एग्जांपल दूं तो टिकटॉक से लोग कमा रहे हैं अपनी वीडियो बना के। तो कंप्यूटर के आने की वजह से बहुत ज़्यादा जो जॉब है वो मार्केट के अंदर आई है। मैं अगर दुनिया के टॉप ब्रांड्स का अगर मैं ज़िक्र करूं तो गूगल को हम नहीं भूल सकते, कंप्यूटर साइंस है। हम फेसबुक को नहीं भूल सकते, हम माइक्रोसॉफ्ट को नहीं भूल सकते, हम अमेज़न को कैसे भूल सकते हैं जो टॉप के ऊपर है इस वक्त दुनिया में। और उसके बाद सबसे जो अच्छी हमारी जो प्रोडक्ट कंप्यूटर साइंस की दैट इज़ आईफोन। तो इस वक्त हम कंप्यूटर साइंस ही एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। कभी आईफोन ऊपर चला जाता है और अमेज़न नीचे होता है और कभी अमेज़न नीचे और आईफोन की रेटिंग जो है वो अप होती है। तो आजकल दौर कंप्यूटर साइंस का है। तो हम हमारी ये हमें ये इस पे फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और हम लीडिंग टेक्नोलॉजी जो हैं उसके स्टूडेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपने लेक्चर को काफ़ी ब्रीफली इसको सुना, आपने सुना होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
तो ये लेक्चर्स आप लोग इसको रिवाइज़ कर लें। एंटरप्राइज़ कंप्यूटिंग, क्लाइंट सर्वर, फिर उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एमआईएस, मॉडर्न कंसेप्ट कौन से हैं एमआईएस के अंदर, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एमआईएस, एंड यूज़र्स कौन से हो सकते हैं, एवोल्यूशन ऑफ एमआईएस इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ एमआईएस, और उसके बाद व्हाट इज़ एमआईएस। ये हमारे आज के टॉपिक का जो टाइटल था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर होप सो आपने अच्छे से सुना होगा। लास्ट लेक्चर के बारे में या इस लेक्चर के बारे में अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरी ईमेल आईडी के ऊपर मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई काम है तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।